पंचांग कैसे देखें? पंचांग देखने का सरल तरीका क्या है? हम लोग कैसे विधिवत रूप से पंचांग देखने का सीखेंगे? इसके लिए विधिवत रूप से आप लोगों को वीडियो पहले भी दी गई है। बहुत से हमारे यूट्यूबर भाई भी वीडियो दिए हुए हैं, लेकिन जो आज ये वीडियो पंचांग देखने से संबंधित बताया जाएगा, प्रायः आपको यूट्यूब पर मिलने की उम्मीद कम है, जिसे आप विस्तृत रूप से देख पाएंगे कि पंचांग कैसे देखते हैं, पंचांग देखने के तरीके क्या हैं। तो आप यह समझें कि पंचांग तो आप लोग जानते हैं, देखते भी हैं, समझते भी हैं। प्रायः हमें उम्मीद है कि आप लोग पंचांग साधारण रूप से देखने को तो निश्चित ही सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, परंतु आज जो पंचांग देखने का मेरे द्वारा बताया जाएगा वह कुछ अलग हट करके है। कृपया वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, अंतिम तक देखेंगे तो इसके बारे में विधिवत रूप से समझ पाएंगे। जैसे पंचांग को सीखने के लिए तो बहुत से ऐसे वीडियो दिए जाते हैं जिसमें सिर्फ आपको संवत, शक इत्यादि के बारे में बताया जाता है। तारीख कैसे देखते हैं, तिथि कैसे देखते हैं, वार कैसे देखते हैं, करण कैसे देखते हैं, इन सब बातों को आपको बताया जाता है। आज यह वीडियो देखिए कुछ अलग ढंग का है, जिसे आप देखें। तिथि, नक्षत्र, वार, करण, जोग को मिला करके यानी 5 अंगों के समूह को हम लोग पंचांग कहते हैं। यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, सूर्य और चंद्र के राशि अंश, सूर्य और चंद्र के राशि अंश, जैसे सूर्य और चंद्र के राशि अंश, कला और विकला आदि के अंतर से में 12 का भाग देने पर जो लब्धिगत तिथि की संख्या आती है वह ज्ञात जो होती है वह गत तिथि निकल के सामने आती है। अब इसमें हमें ध्यान देना है कि तिथि निकालने के लिए सूर्य और चंद्र की राशि, ये तो आप जानते हैं कि यहाँ पर तिथि है, यहाँ पर वार है, यहाँ पर नक्षत्र है, यहाँ पर जोग है और यहाँ पर ये कर्ण है। ये दोनों एक दिन में 2 कर्ण आते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। यह ध्यान दें कि जो भी इस पर नक्षत्र का या तिथि का या वार का जो भी समय लिखा रहता है वह अंतिम समय होता है। जैसे यहाँ पर देखें, चतुर्थी तिथि है, रविवार है, यहाँ पर 38 पल है, रात में 9:03 तक है, तो ये अंतिम समय दिया हुआ है, न कि आप समझेंगे। यानी चतुर्थी तिथि जो है रात में 9:03 पर समाप्ति का समय है। हमेशा सब में समाप्ति का समय ही रहता है, चाहे नक्षत्र का लें, कर्ण का लें या आप जोग का लें, सबका नक्षत्र का अंतिम समय दिया रहता है। अभी हम लोग जो अध्ययन किए और समझे कि सूर्य और चंद्र की राशि अंश, कला, विकला, तो सूर्य का तो हम लोग जानते हैं। यहाँ पे तो सूर्य का यहाँ पर औदयिक सूर्य स्पष्ट दिया हुआ है, इसे 3, 29, 26 प्रतिपदा के दिन है। ये सूर्य का राशि अंश, कला और विकला। उसी प्रकार चंद्र का राशि अंश, कला और विकला दोनों को हम लोग क्या करेंगे, यदि घटाते हैं, अंतर करते हैं और उसमें 12 का भाग देते हैं तो जो लब्धि हमको प्राप्त होती है वह गत तिथि की संख्या होती है। ये स्पष्ट हुआ कि जैसे यहाँ पर देखिए, द्वितीया को यदि हम लेते हैं तो द्वितीया के पहले जो गत तिथि है वही हमारा यहाँ पर स्पष्ट दिया जा रहा है। गत तिथि की संख्या होगा, यानी जब हम इसको जोड़ घटाव करेंगे तो हमारा एकम तिथि आ जाएगा। उसी प्रकार उसी के शेषांश जो बचते हैं, शेषांशों को अनुपात करने के बाद वर्तमान तिथि घटी पल में भी चला आता है। जैसे वर्तमान का तिथि यहाँ पर घटी पल में दिया हुआ है, 31 घटी 8 पल, तो ये चला आता है। ये आपको सूत्र जो है विधिवत रूप से कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं इस पर भी वीडियो विशेष रूप से डालने की कोशिश कर रहा हूं। आगे के वीडियो में आपको मिलेगा कि आप राशि अंश, कला, विकला यानी स्पष्ट सूर्य से और चंद्र से कैसे आप इसको तिथि और उसके घटी पल को निकालेंगे, उसका अध्ययन कैसे करेंगे, उस पर भी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसे आपको आगे के वीडियो में दे दूंगा। अब आगे देखिए, उसी प्रकार सूर्य स्पष्ट
या चंद्र अस्पष्ट कि राशि अंश कला यानी सूर्य अस्पष्ट और चंद्र अस्पष्ट, उसी प्रकार चंद्र अस्पष्ट। यदि समझ नहीं रहे होंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य अस्पष्ट यहाँ है, चंद्र अस्पष्ट यहाँ है, मंगल का स्पष्ट है, यहाँ पर बुध का है, गुरु का, शुक्र का, शनि का, राहु का और केतु का यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इस सूत्र को आगे बताया जा रहा है कि सूर्य अस्पष्ट और चंद्र अस्पष्ट कि राशि अंश कला और विकला, ये संख्याओं को जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको में 800 का भाग देने पर लब्धि जो होगा वह जोग की संख्या होती है। जैसे यहाँ पर जोग दिया हुआ है विषकुंभादि जोग, यह जोग की संख्या आती है। यहाँ पर ध्यान दिए आप, और उसी का अनुपात अंश का अनुपात निकालेंगे पूरा तो वहाँ पर कर्ण के यहाँ पर घटीफल प्राप्त होते हैं, इसके घटीफल निकल जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए शुभ लिखा है तो 38 41 लिखा हुआ है, 38 घटी 41 फल, तो यहाँ पर उसके घटीफल भी शेषांश से निकल जाते हैं। अब आगे देखिए चंद्र अस्पष्ट की कला बनाकर, जो चंद्र अस्पष्ट यहाँ दिया हुआ है, चंद्र अस्पष्ट की कला विकला राशि अंश कला विकला को बना करके 800 का भाग देने से जो लब्धि प्राप्त होता है वह नक्षत्र एवं शेष के अनुपात जो होते हैं उसको के द्वारा हम वर्तमान नक्षत्र के घट्यादि को भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी ध्यान दें कि चंद्र अस्पष्ट के कला राशि अंश कला और विकला इसको जो है 800 का भाग दे देंगे तो हमारा लब्धि जो बचेगा वह गत नक्षत्र होगा, और शेषांश का अनुपात जो हम लोग उसको नियम के अनुसार बनाएंगे तो हमारा घट्यादि उस दिन का निकल जाएगा जिस दिन का आप निकालना चाह रहे हैं। एक तिथि के संपूर्ण घट्यादि मान के, यानी अब देखिए आगे देखिए यहाँ पर देखते हैं आप कर्ण है, यानी जैसे यहाँ देखिए कालव बालव कौलव तैतिल यहाँ पर दिया हुआ है, गौर वव और यहाँ पर भ से भद्रा समझिए, या इसी को दृष्टि भी कहते हैं। तो इस प्रकार जो कर्ण होते हैं 11 कर्ण में आप जानते हैं कि 4 कर्ण स्थिर है और 7 जो है वह अस्थिर है, यानी चर हैं, वो उनकी पुनरावृत्ति होती है। तो उसको निकालने का भी तरीका जो है आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। जैसे आप लोग समझें कि एक तिथि के संपूर्ण घट्यादि का मान, एक तिथि में जो घट्यादि मान होता है उसके अर्ध करने पर यानी आधा करने पर हमारा एक कर्ण की समाप्ति समय होता है। इस प्रकार एक तिथि मान को 2 कर्ण होते हैं, एक तिथि को 2 कर्ण होते हैं, यह स्पष्ट आप लोग समझें। हमारे उत्तर भारत में चित्रा पक्षीय पंचांग चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी एकम तिथि से प्रारंभ होते हैं। मास में 2 पक्ष होते हैं, यानी जैसे आप यहाँ देख रहे हैं शुक्ल शुद्ध श्रावण शुक्ल पक्ष है, यानी शुक्ल पक्ष है, और एक कृष्ण पक्ष होता है। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों 2 पक्ष होते हैं। मास के आरंभ कृष्ण पक्ष से होता है, शुरू होता है, और कृष्ण पक्ष के 15 दिन में अमावस तिथि तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि यानी 15 जहाँ लिखा होता है तक पूर्णिमा होती है। ये हम लोग को जानकारी कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए पूर्णिमा को क्या लिख रहा है, यहाँ 15 लिखा हुआ है, तो यहाँ 15 लिखा हुआ तो आप पूर्णिमा समझें, 30 लिखा हुआ तो उसे अमावस्या समझें। प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में चैत्र पक्षीय जो होता है, चैत्र पक्षीय जो होता है वह उसी के आधार पर चलता है। उसके बाद वर्ष में 12 मास होते हैं, एक वर्ष में 12 मास हो गए। और यहाँ पर देखें चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से जो हमारा वर्ष का प्रारंभ होता है, चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या यानी 30 जहाँ अंक लिखा हुआ है वहाँ पर अमावस्या के को समाप्त हो जाता है। 32 माह 16 दिन में 32 माह 16 दिन में एक अधिक वर्ष माना गया है, यानी जिसे आप मलमास
या अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इसको हम लोग को समझ लेना और अध्ययन कर लेना अति आवश्यक होता है। अब आगे देखिए क्या है कि इसी 12 मासों में व्रत आदि कार्य भी होते हैं, यानी जो आपके पक्ष कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का जो महीना होता है इसी में आपको 12 मास में व्रत त्यौहार आदि भी होते हैं। 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष होते हैं। उसी में तिथि क्षय और वृद्धि भी होती है, यानी तिथि क्षय वृद्धि, तिथि यहाँ पर घट जाती है बढ़ जाती है। इसको हम लोग तिथि क्षय और वृद्धि, तिथि क्षय वृद्धि पर पहले भी वीडियो मेरे द्वारा डाला गया है, आप उसको देख सकते हैं। अब आगे देखिए वृद्धि तिथि किसे कहते हैं, तो वृद्धि तिथि में एक तिथि 2 दिन अर्थात 2 वारों में अगले दिन कर्मानुसार तिथि का जब लोप हो जाता है वैसी स्थिति में हमें तिथि की क्षय और वृद्धि दिखाई देने लगती है। यह कर्म नक्षत्र जोगों के मान में भी होते हैं। नक्षत्र और करण और जोग के मान में भी यह घटती बढ़ती दिखाई देती है। अब आगे देखिए, नक्षत्र आप जानते हैं कि कुल 27 है। अब 27 नक्षत्र में हम लोगों को देखना होता है कि 27 नक्षत्र में कौन कौन से नक्षत्र हैं। तो 27 नक्षत्र को देखने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 27 नक्षत्र जो हैं, यहाँ पर देखिए अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पूखे, अश्लेषा, फिर यहाँ देखिए माघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिष, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। अब यहाँ पर एक विशेष बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, जिसे आप लोग गंडांत के नाम से समझते हैं या उसे सतैसा भी बहुत लोग कहते हैं, मूल नक्षत्र भी उसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए 9 9 और 9 9 तिया 27 नक्षत्र का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब 27 नक्षत्र के वर्णन में देखिए गंडांत कौन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अश्लेषा 9 हुआ और उसके बाद 10वां माघा। अश्लेषा और माघा ये गंडांत नक्षत्र कहलाते हैं। उसी प्रकार ज्येष्ठा और मूल ये गंडांत नक्षत्र होते हैं। मैं दूसरे नवक से तीसरे नवक में प्रवेश कर गया। उसी प्रकार रेवती और अश्वनी ये गंडांत नक्षत्र कहलाते हैं। इसी में मूल नक्षत्र की बात कही गई है। जैसे मूल नक्षत्र में आता है अश्वनी, अश्लेषा, माघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, ये 6 नक्षत्र गंडमूल के कहे गए हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया गंडमूल क्या होता है। आप लोग इसके बारे में भी विधिवत रूप से समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे तो गंडांत की भी बात आप समझ जाएंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं कि इसी नक्षत्र को प्रत्येक नक्षत्र का प्रथम अंक लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए रेवती है तो रे लिखा रहता है, अश्वनी है तो अ लिखा हुआ रहता है, पूर्वा फाल्गुनी है तो पू और फा लिखा रहता है। तो आप उससे घबराएंगे नहीं, यह स्पष्ट रूप से आप लोग को प्रथम अक्षर से ही संकेत किया जाता है। कर्ण, अब थोड़ी सी बात हम लोग कर्ण पर भी चर्चा छेड़े हैं तो कर्ण की भी बात कर लेते हैं। जैसे कर्ण जो होते हैं वह कर्ण जो होते हैं कुल 11 होते हैं। अब 11 कर्ण में यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 11 कर्ण जो होता है वह बौ, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वाणिज्य, बिष्टि यहीं पर होता है। जैसे आप लोगों को विधिवत रूप से मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखें। जैसे बौ, बालव, कौलव, जैसे देखिए यहाँ पर होगा बौ, बालव और कौलव जरूर होगा। देखिए कहीं ना कहीं मिलेगा। बौ, बालव, देखिए बालव, कौलव यहाँ पर हो गया स्पष्ट। बौ, बालव, कौलव। उसके बाद देखिए तैतिल, गर, वाणिज्य, तैतिल, गर, वाणिज्य, भद्रा, वालव, फिर इसी तरह रहा है, यानी पुनरावृत्ति हो रहा है 7 कर्ण का। और उसके बाद 4 जो होते हैं वह शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तुधन।
शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तुधन। यहाँ पर देखिए भ लिखा हुआ है, किसी किसी पंचांग में ब्री दिया हुआ रहता है, यानी वृष्टि नक्षत्र, तो उसी का नाम जो है भद्रा है। भ से भद्रा समझेंगे। अब यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया, तो 4 नक्षत्रों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, जो शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तुधन ये स्थिर हैं। लेकिन एक तिथि में 2 करण होते हैं। जो यहाँ पर देखिए रहे हैं कि एक तिथि में 2 करण होते हैं। अब उसके बाद अब ये ध्यान देना है कि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को वालव और कौलव करण होते हैं। वालव और कौलव करण होते हैं, यह निश्चित है, इसमें मतभेद नहीं है, निश्चित ही होते हैं। और शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को किस्तुधन और वव करण होते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को द्वितीय भाग में, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के द्वितीय भाग में, शकुनी अमावस के प्रथम चरण में चतुष्पद करण होते हैं। यह स्पष्ट रूप से आप लोग समझें। जैसे आगे भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि द्वितीय भाग में जो होते हैं शुक्ल होते हैं, तथा शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के प्रथम भाग में सर्वथा किस्तुधन होता है। यह क्लियर समझ लें। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष को चतुर्दशी को प्रथम भाग में सर्वथा विष्टि भाद्राकरण होता है। इस प्रकार आप लोग समझ ही गए होंगे कृष्ण की पंचांग कैसे देखते हैं, पंचांग देखने में क्या क्या हमें बातों को ध्यान देना होता है। यहाँ पर हम लोगों ने अध्ययन किया कि ये करण जो तिथि जो है वह इतना बजे से इतना बजे यानी 7:43 तक समाप्ति समय है। पुत्रा फाल्गुनी नक्षत्र जो है यहाँ पर 12:30 पर समाप्ति का समय है। सिद्ध योग जो है वह 9:21 पर प्रारंभ है, समाप्ति समय है। यहाँ पर देखिए तैतिल जो है उसका 3:14 पल, गर्ग कर्ण जो है उसका 35:20 पल पर है। यह आनंदादि योग है। इस योग को विशेष रूप से शादी विवाह में नहीं लेना होता है, शादी विवाह में ये योग लिया जाता है। यहाँ पर तारीख है, यहाँ पर अंग्रेजी फासली और ये सब दूसरे तारीख भी धर्म के संप्रदाय के दिए हुए हैं। यहाँ पर चंद्र राशि प्रवेश है। यहाँ पर देखिए सूर्योदय सूर्यास्त की बात यहाँ दी गई है, कब सूर्योदय होगा कब सूर्यास्त। यहाँ पर उदयिक स्पष्ट सूर्य दिया हुआ है। यहाँ पर क्रांति दिया हुआ है, क्रांति उतरा है। यहाँ पर रेलवे अंक दिया हुआ है। इस प्रकार हम लोगों को पंचांग देखने का सीखना चाहिए। और पहले यहाँ पर ध्यान देना होता है कि तारीख 17 अगस्त से 31 अगस्त तक का ये पक्ष है, यह ध्यान दे करके हमें चलना चाहिए। यहाँ पर देखिए भौमादि दैनिक स्पष्ट दिया हुआ है, जो सूर्य के यहाँ पर सूर्योदय के समय में सबका यहाँ पर गणना करके दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर एक चक्र बनाया हुआ है, यहाँ पर भौमादि दिनाचार भी दिया हुआ है। इस प्रकार हम लोग को पंचांग का अध्ययन करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।